मैं आपसे ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी सैलरी या अर्निंग्स पिछले 5 साल में बढ़ी होंगी? 10%, 20%, 15%, 50% बढ़ी तो होंगी। तो महीने के आखिर में सेविंग्स आपकी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्या सच में आपके साथ ऐसा हो रहा है? महीने के आखिर देखते हैं तो वही हालत होती है जो 5 साल पहले थी कि पैसे बहुत कम बच रहे हैं या बच ही नहीं रहे। और शायद सिचुएशन 5 साल पहले बेटर थी पैसे बचाने के टर्म्स में। आपने कोई बड़ी गलती नहीं की है, सच कोई ज्यादा लग्जरी स्पेंडिंग नहीं की, ना ही कोई नई कार रिसेंटली ली है या कोई बहुत मेजर परचेस की है, ना ही कोई फॉरेन ट्रिप्स पे गए हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो फिर पैसे क्यों खत्म हो रहे हैं? मैं आज आपको बताऊंगा क्यों। ऐसी 10 जगह मैं बताऊंगा जो आपकी लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में वो बहुत छोटा छोटा एक्सपेंस दिख रहा है, पर जब आप उसको अक्यूमुलेट करोगे तो आपको दिखेगा वो कितना बड़ा खर्चा है। एंड जो नंबर्स मैं आज आपको बताने वाला हूं वो जेन्युइनली आई ओपनिंग एंड शॉकिंग होने वाले हैं। आज ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस वीडियो नहीं है, आज ये आपका फाइनेंशियल सिस्टम की ऑटोप्सी होने वाली है। और एक बार आपने वीडियो पूरी देख ली हो और आपको समझ आने लग गए कि छोटे छोटे पैसे कहां खर्च कर रहे हैं सर, तो वो आपको दिखना कभी बंद हो ही नहीं सकता। लेट्स स्टार्ट। हिस्टोरिकली अगर हम अपना और एक कंपनी का रिलेशनशिप देखेंगे ना, बहुत ट्रांजैक्शनल था, जहां पे कंपनी कुछ चीज बनाएगी, मैं वो महंगी चीज खरीदूंगा और एक बार मैंने वो चीज खरीदी तो बहुत सालों तक मैं उसको यूज करता रहूंगा। कंपनी का उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो मैं चीज रिपेयर कर सकता हूँ, रीयूज कर सकता हूँ, आगे बेच सकता हूँ। बट अब ये सिचुएशन चेंज हो गई है। कंपनीज ने ओवर द इयर्स बिहेवियरल साइंस से लोगों की साइकोलॉजी समझ के ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि लोग ना कन्वीनियंस के लिए पे कर सकते हैं। एंड अगर पेमेंट कन्वीनियंट हो और छोटी छोटी पेमेंट्स हो तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो कितना ज्यादा पे कर रहे हैं। तो कंपनी ने समझ लिया है कि अगर एक बार मुझे कस्टमर से 6,000 रुपए लेने ना, वो ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू हर महीने मैं कस्टमर से 500 रुपए लेता रहूं और कस्टमर ज्यादा टाइम तक टिका रहेगा। मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसी जगह है जहां पे यही साइकोलॉजी यूज हो रही है। सबसे पहला पॉइंट, जोमैटो और स्विगी का हिडन टैक्स। रात के 8 बज रहे हैं, आप थके हुए हो, खाना बना नहीं है और बनाने का मन भी नहीं है, तो आप क्या करते हो? फोन निकालते हो, जोमैटो खोलते हो, फेवरेट रेस्टोरेंट सर्च करो, ऑर्डर करो, सिंपल। बट इन फूड डिलीवरी एप्स और क्विक कॉमर्स एप्स का इंटरफेस आपको एक चीज नहीं बताता। जो रेस्टोरेंट आपको एक डिश इन फूड डिलीवरी एप्स में 350 दिखा रहा है, उसके एक्चुअल मेन्यू में वो डिश होगी एक्चुअली 280 की। रेस्टोरेंट्स अपने मेन्यूज लिस्ट करते हैं फूड डिलीवरी एप्स में और वो प्राइसेस होती हैं कम से कम 15 to 25% इन्फ्लेटेड, क्योंकि रेस्टोरेंट्स को इन फूड डिलीवरी एप्स को 15 to 30% तक का कमीशन देना पड़ जाता है और वो कॉस्ट अल्टीमेटली आप पे ही ट्रांसफर होती है। फिर आते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के विजिबल चार्जेस पे, डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फी, रेंज सरचार्ज, पीक आवर सरचार्ज, स्मॉल ऑर्डर फी, हैंडलिंग फी। वो जो 280 की डिश आपने देखी थी ना, चेकआउट के टाइम वही डिश आपको पड़ेगी 450 से 500 रुपए की, मतलब नियरली 70 to 80% का प्रीमियम। और ये प्रीमियम आपके खाने के लिए नहीं है, ये प्रीमियम उस सिस्टम के लिए जो खाना आप तक पहुंचा रहा है। अब इसको थोड़ा नंबर्स में रन करते हैं। अगर आप हफ्ते में 3 बार ऑर्डर करते हो एंड ये मान के चल रहा हूं कि एवरेज ऑर्डर पे आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, तो वीकली आपका एडिशनल खर्चा हो गया ऑफ 1,200 रुपीज। ईयरली आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ऑफ 62,400 रुपीज। ये सिर्फ कन्वीनियंस का टैक्स नहीं है, ये आपकी एग्जॉशन का टैक्स है। 3 महीने आपने इन डिलीवरी एप्स में कितना पैसा खर्च किया ना, एक बार आप उस नंबर को निकाल लो और वो जब आप नंबर देखोगे ना तो अपने आप से एक ऑनेस्ट जवाब पूछना कि क्या मुझे पता था कि मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूं प्लेटफॉर्म्स पे। अब आते हैं ट्रैप 2 में, गाड़ीज की EMI पेमेंट। अब इंडिया में एक नई गाड़ी लेना ना लॉजिकल डिसीजन तो है ही नहीं, ये एक इमोशनल डिसीजन है। पहली नौकरी लग गई, प्रमोशन हो गया, शादी हो रही है, तो लाइफ का माइलस्टोन तो आपको बताएगा ही बताएगा और सोसाइटी भी प्रेशर डाल देगा कि भाई अब टाइम आ गया है कि आप गाड़ी के शोरूम जाइए और ऐसी एक चीज खरीद के लाइए जो आपकी जिंदगी में बहुत भयंकर लायबिलिटी बनने वाली है। और मजे की बात है, इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब इसका लॉजिकली हिसाब निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 लाख की कार को चूज कर लिया, जहां पे 2 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट कर दिए, बाकी जो बचे 8 लाख हैं वो आपने उसको 7 साल की EMI पे डिवाइड कर लिया। अब मंथली जो आपको EMI पे करनी है वो है फ्रॉम 12,000 to 13,000। अब सुनने में ये बहुत मैनेजेबल लगता है, लेकिन यहाँ पे ना एक्चुअली 3 चीजें हो रही हैं। सबसे पहली, डेप्रिसिएशन। जैसे ही नई गाड़ी आपने शोरूम के बाहर निकाली, गाड़ी की 15 to 20% वैल्यू वहीं ड्रॉप हो जाती है और गाड़ी के फर्स्ट ईयर ऑफ यूज में गाड़ी की 25 to 30% वैल्यू ड्रॉप हो जाती है। तो अब ये मान के चलिए आपने 10 लाख की गाड़ी ली और 1 साल बाद वो गाड़ी हो गई है 7 साल की, 3 लाख गॉन। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, वो है इंटरेस्ट। अगर कोई 7 साल का लोन लेता है तो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख की गाड़ी पे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा 2.5 से 3 लाख का। मतलब
आप 10 लाख की गाड़ी को 12 to 13 लाख में खरीदने वाले एंड वो गाड़ी खुद डिप्रिशिएट कर रही है। थर्ड और सबसे जरूरी पॉइंट, वही गाड़ी जो आज 10 लाख की है, 4 साल पुरानी गाड़ी जो शायद 40 से 50 हजार किलोमीटर चली होगी, उसकी वैल्यू होगी 5 to 5.5 लाख। और मॉडर्न कार्स और मॉडर्न इंजीनियरिंग की रिलायबिलिटी इतनी अच्छी है कि 4 साल पुरानी गाड़ी आराम से 8-10 साल और चल जाएगी। मतलब इसको लॉजिकली देखिए, आप 4 to 5 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं ऑन अ 10 लाख रुपीज कार। क्यों? जस्ट फॉर द प्रिविलेज कि आप फर्स्ट टाइम ओनर हैं, जस्ट फॉर द प्रिविलेज कि शोरूम में से केक कटवाएंगे, कन्फेटी फटेगी और आप सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो बना पाएंगे जहां ये दिखाएंगे कि आपने नई गाड़ी खरीदी। डेटा की मैं बात करूंगा तो इंडिया में 2023-24 में जो कार लोन्स आउटस्टैंडिंग है वो है 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा। इतना पैसा हमारे देश का डेप्रिसिएटिंग एसेट्स में फंसा हुआ है और एवरेज लोन टेन्योर 6 से 7 साल का होता है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अब मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे गाड़ी खरीदने का टाइम आ गया है। बट रियलिटी आप देखेंगे तो रियलिटी ये है कि गाड़ी आप अपने लिए नहीं खरीद रहे, आप गाड़ी खरीद रहे हैं बैंक के लिए और बैंक के लिए वो गाड़ी चला रहे हैं। ट्रैप नंबर 3, सब्सक्रिप्शंस की पेमेंट। अब रिलायंस जियो इंडिया में एक रेवोल्यूशन लेके आया था। चीप डेटा, सबको अफोर्डेबल इंटरनेट मिल गया और एक प्रॉमिस के साथ कि सर घर से केबल टीवी उसको कटवा दो तो आप बच जाओगे। बट क्या ये एक्चुअली हुआ? नेटफ्लिक्स 649 रुपीज अ मंथ, Amazon प्राइम 1499 रुपीज अ ईयर, हॉटस्टार 899 रुपीज अ ईयर, ZEE5 999 रुपीज अ ईयर, सोनी लिव पे क्रिकेट मैचेस देख रहे हैं तो उसका अलग प्रीमियम है, एप्पल टीवी वो अलग है। अगर आप सिर्फ नेटफ्लिक्स और नेटफ्लिक्स के साथ 3 और सब्सक्रिप्शन देते हो ना तो ना एवरेज मंथली में आपको 800 से 900 का बैठेगा बेयर मिनिमम। मतलब साल का आप 11 से 12 हजार रुपए दे रहे हो। और उसको एक बार अपने ओल्ड केबल टीवी से कंपेयर कर लेते हैं जो साल का शायद 1000-1500 भी नहीं होता था और उसमें कितने मिलते थे? 80 चैनल्स के ऊपर। कॉस्ट एक्चुअली ज्यादा है बट इंडिविजुअली हर प्लेटफॉर्म तक कम चार्ज करता है कि वो आपको ज्यादा लगता ही नहीं है। 649 इधर दे दिया, 125 उधर दे दिया। क्यूमुलेटिव करेंगे तब आपको पता चलेगा इसका रियल कॉस्ट क्या है। एंड एक और बात, अगर आप इन सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल भी करना चाहोगे तो कैंसिलेशन प्रोसेस इतना ज्यादा डिफिकल्ट है, यहाँ पे मल्टीपल आपकी विंडोज आएंगी, मल्टीपल कंफर्मेशन देनी पड़ेगी, कितनी बार आयुश्योर आता रहेगा। वो आपको डिलिबरेटली प्लेटफॉर्म कैंसिलेशन इज गोइंग टू मेक वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आपको लगेगा यार इतने से पैसे के लिए इतनी मेहनत कैंसिलेशन में कौन डालेगा यार, और ये तो यूज कर ही लेता हूं मैं। बेसिकली इन सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म ने क्या कर रखा है? फ्रिक्शन बढ़ाओ और इनर्शिया से रेवेन्यू और भी ज्यादा अर्न करो। एक बार अपने घर के सारी सब्सक्रिप्शन को आप लिस्ट करिए, 2 चीज आप लेस करोगे। पहली चीज, आपको याद भी नहीं आएगा कि आपने क्या क्या सब्सक्राइब कर रखा है। दूसरी चीज आप देखोगे लास्ट मंथ उन सब्सक्रिप्शन में से आपने हार्डली शायद 1-2 सब्सक्रिप्शन यूज किए होंगे। ट्रैप नंबर 4, LIC पॉलिसी। जज करने के पहले एक बार पूरी चीज सुनिए। एक सीन इमेजिन करो, साल है 2005, आपके पापा की दोस्त एक LIC एजेंट, बहुत अच्छे लोग हैं, फैमिली बहुत स्वीट है उनकी और आपका उनके साथ एक पुराना रिश्ता है। वो आते हैं घर पे और बोलते हैं एक LIC पॉलिसी ले लो, इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, 25,000 रुपए देने हैं हर साल और 20 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। सेफ भी है, गारंटीड भी है और टैक्स बेनिफिट भी है। आपके पापा ने शायद वो ले ली, शायद आपने ले ली, क्या पता जो आपके पापा ने पॉलिसी ली है उसके प्रीमियम्स आप अभी भर रहे हैं। तो हिसाब लगाते हैं 25,000 आप 20 साल तक दोगे तो आपने टोटल अमाउंट कितना दिया? 5 लाख। और 20 साल बाद आपको ये 5 लाख का मिल जाएगा 10 लाख। तो ऑन पेपर तो आपको डबल लग रहा है ना, बट ये रिटर्न्स कैलकुलेट करने का बिल्कुल भी ठीक तरीका नहीं है, क्योंकि अगर 20 साल बाद आपको 10 लाख मिल रहे हैं ना तो इसका कैगर जो कंपाउंडेड ग्रोथ है वो सिर्फ 6 से 7% है। और अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे तो आपको एक्चुअलिटी में 1 से 2% का इंटरेस्ट ही मिल रहा है। और एक बार आप कंपैरिजन करिए, वही 25,000 आप किसी इंडेक्स फंड में डाल दो 20 साल, एक सिंपल निफ्टी के इंडेक्स फंड में जो आपको 12% कैगर की रिटर्न लॉन्ग टर्म में दे देगा। उसकी मैच्योरिटी वैल्यू पता है क्या होगी? 22 से 25 लाख। तो डिफरेंस क्या है? 12 से 15 लाख का। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 12 से 15 लाख का डिफरेंस ये कहां गया? उसका कुछ हिस्सा गया वो उस एजेंट के कमीशन में, जो पहले साल ही आपके प्रीमियम पे एजेंट को मिलते हैं 25 to 35%, और फिर हर साल जब आप अपना प्रीमियम देते रहेंगे एजेंट को कमीशन मिलता ही जाता है। फिर आता है यूलिप, जो तो सर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चार्जेस की वहां पे ये इतनी लेयर्स दिखाते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर छोड़ो, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी ना उनको कैलकुलेट करने में अपना सिर पकड़ लेता है। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, मोर्टेलिटी चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज, सरेंडर चार्ज, डिसकंटिन्यू चार्ज। अरे भाई हर चीज का चार्ज ले रहे हैं तो एक कमीशन किस चीज का ले रहे हैं? इंडिया में LIC हमारी सबसे बड़ी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कंपनी है जिनके पास है 40 लाख करोड़। हम मिडिल क्लास लोगों का इंश्योरेंस सर जरूरी है, बट इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस 2 अलग चीजें हैं। और जब भी कोई इन दोनों चीजों को मिक्स करेगा और आपको एक प्रोडक्ट देगा इसका, तो जनरली तो जो नया प्रोडक्ट होगा ना ये ज्यादातर या 99% केसेस में कम एफिशिएंट होगा। तो प्योर प्रोटेक्शन के लिए लो कॉस्ट इंश्योरेंस लो और इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपर्ली फिर ढंग से करो, मिक्स मत करो। ट्रैप नंबर 5,
गोल्ड ज्वेलरी पे ये जो मेकिंग चार्ज लगता है। अब इंडिया गोल्ड का दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर है। हम 700 से 800 टन गोल्ड खरीदते हैं हर एक साल। इंडिया अकेले पूरी दुनिया की 25% गोल्ड डिमांड होल्ड करता है एंड ज्यादातर ये ज्वेलरी की फॉर्म में होता है, दिवाली में होता है, शादी में होता है। और सोना सेफ है, ये तो एडवाइस हमें जिंदगी भर हमारी जनरेशन से मिलती ही आई है। लेकिन ज्वेलरी गोल्ड का वर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? सिंपल आंसर है मेकिंग चार्जेस। जब आप ज्वेलरी खरीदते हो तो कम से कम 10 to 25% एक्स्ट्रा चार्ज होता है ओवर द गोल्ड वेट एज मेकिंग चार्जेस। तो अगर आपने एक गोल्ड रिंग ली जिसमें 1 लाख रुपए का सोना लगा हुआ है तो उसमें 15 से 25,000 और ऐड किए जाएंगे एज मेकिंग चार्जेस। और फिर जीएसटी 3% का वो और ऊपर। अगर आपने सोचा कि चलो मैं गोल्ड ज्वेलरी बेच दूंगा तो सर आपको मेकिंग चार्जेस के पैसे वापस नहीं मिलते, वो तो गोल्ड वेट के हिसाब से वापस ले लेंगे। फिर गोल्ड ज्वेलरी है तो उसको स्टोर करेंगे, आप लॉकर में डालेंगे, क्या पता आप उसको इंश्योर भी करा लें, वो एक अलग कॉस्ट है। तो अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है, डोंट थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट। वो आपकी ज्वेलरी है, आपने शौक ले लिया है। बट अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है देन गो फॉर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गो फॉर गोल्ड बॉन्ड्स, गो फॉर गोल्ड ETF, गो फॉर डिजिटल गोल्ड। ज्वेलरी ना एक ट्रेडिशन है, एक सेंटिमेंट है, एक कल्चरल आइडेंटिटी है और ये सब वैलिड है। लेकिन जब कोई कहता है कि सोना एक इन्वेस्टमेंट है तो वो आपको पूरी पिक्चर नहीं दे रहा है। ज्वेलरी ट्रेडिशन है, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है सर। ट्रैप नंबर 6, बाय नाउ पे लेटर, एंड आई थिंक दिस इज द वर्स्ट। आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे गए, आपने देखा एक ये टेबल बड़ी अच्छी है, 8,000 रुपए की है, और जब आप पे करना चाहते हो आप देखते हैं कि 8,000 रुपए आपको अभी देने नहीं है, क्योंकि वहां पे एक नो कॉस्ट EMI दिखा रहा है जहां पे आपको 12 महीने के लिए सिर्फ 666 रुपीज पे करने हैं। तो अंदर से रिएक्शन क्या आता है? खरीदो। मेरे हिसाब से ये इंडिया में बाय नाउ पे लेटर का वेव नहीं, ये एक एपिडेमिक है जो फैल रहा है और इसके ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको शायद मैं अभी नेम नहीं करना चाहता। अब रिसर्च कहती है कि बाय नाउ पे लेटर के चक्कर में एक कंज्यूमर 10 to 40% ज्यादा ओवर स्पेंड करता है जो उसको जरूरत हो, अगर वो कंपेयर करेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपफ्रंट पेमेंट से। क्योंकि साइकोलॉजिकली जब आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हो ना तो आपके ब्रेन में ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता। 8,000 एक साथ देना या फिर हर महीने सिर्फ 666 रुपीज देना, आप बताइए इजी क्या लग रहा है? लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है? आप वो चीज खरीद रहे हो जो शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकते और इसीलिए आप उसको इंस्टॉलमेंट्स में बांध रहे हो। और जब मल्टीपल बाय नाउ पे लेटर की स्कीम्स चलती है ना तो सर ट्रैक रखना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। और अगर आप डेटा को देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। इंडिया में बाय नाउ पे लेटर का जो पूरा मार्केट है ना 2024 में 45 to 60 बिलियन डॉलर्स को एक्सीड कर चुका है। और अगर आप सोच रहे हो तो नो कॉस्ट EMI है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि डिफॉल्ट रेट इंडिया में 30 to 40% का है और जब तक आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे हो सब बढ़िया है, बट एक बार आप डिफॉल्ट किए, लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट ऐसे पड़ते हैं कि वो जो नो कॉस्ट EMI है ना वो बहुत भारी पड़ जाती है। एक सिंपल रूल जो आपको बांधना है, अगर एक चीज आप अपफ्रंट कैश में अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप वो EMI में भी अफोर्ड नहीं कर सकते। EMI कोई भी चीज को आपके लिए अफोर्डेबल नहीं बनाने वाला है, वो बस उस पेमेंट को डेफर कर देगा और वो भी ज्यादा पेमेंट के साथ। वो बस उस पेमेंट को आपके लिए डेफर कर देगा, बाद में पे करना पड़ेगा बट पे ज्यादा करना पड़ेगा। फिर आता है ट्रैप नंबर 7, स्मार्टफोन अपग्रेड। अब ये भी सर अलग बला है। 2008 में स्मार्टफोन आया, फिर 2010 में जो स्मार्टफोन आया, 2012 में जो स्मार्टफोन आया, उसमें आप रियल फर्क देख सकते थे हर चीज पे, चाहे वो कैमरा क्वालिटी हो, प्रोसेसिंग स्पीड हो, यूजर इंटरफेस हो, यूजेबिलिटी हो, बैटरी हो, हर एक चीज। और उस समय अपग्रेड करने का मतलब कि आप एक जेन्युइनली केपेबल डिवाइस देख रहे हो। अब आ जाते हैं फ्रॉम 2024 टू 2026 फ्लैगशिप फोन्स में अब क्या फर्क रह गया? स्लाइटली बेटर कैमरा, मार्जिनली फास्टर प्रोसेसर, और ये डिफरेंसेस इतने छोटे होते हैं कि एज नॉर्मल यूजर्स आपको पता भी नहीं चलेगा इसके बारे में। लेकिन आप प्राइसेस देख लीजिए सर, 2024 में आईफोन की प्राइस शुरू होती है 79,000 से, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 1,30,000 से शुरू हो रहा है। प्रीमियम एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन, क्योंकि आजकल तो 10-12 हजार के फोन लेना तो मुंह पे थप्पड़ ही है, तो ये भी आपको शुरू होते हैं 60 to 80,000 से। इनोवेशन कर्व वो पूरी फ्लैट है बट प्राइस कर्व वो बढ़ती जा रही है, दैट टू इन अ स्टीप वे। जस्ट थिंक अबाउट हाउ रिडिकुलस दिस इज। अब इसमें रैशनल चॉइस क्या बनती है? अगर आप फोन लेने का सोच रहे हो ना तो फ्लैगशिप फोन लीजिए और 1-2 साल पुराना लीजिए, 95% यूज केस आपको पूरा कर देगा एंड दैट टू एट 40 to 60% लेस कॉस्ट। या फिर सर्टिफाइड रिफर्निश्ड डिवाइस पे भी आप जाते हैं जो वारंटी देते हैं, क्योंकि ये जो गेम है ना ये आर्टिफिशियल ऑब्सोलेंस का है। जब आपके फोन का हार्डवेयर अभी भी चल जाएगा बट वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर करके दिल मेक श्योर कि आपका हार्डवेयर वो अनयूजेबल हो जाए और आपको नया फोन खरीदना ही पड़े। जो बंदा 80,000 का फोन हर 2 साल में खरीद रहा है ना, वो टेक्निकली 40,000 पर ईयर स्पेंड कर रहा है अपने फोन पे। और वहीं पे वो आदमी जो 30,000 का फोन ले रहा है, जो 2 साल पुराना मॉडल है और उसको 4 साल चलाता है, उसकी कॉस्ट आती है 7,500 पर ईयर। एक्सपीरियंस आपका 99% पूरा सेम होने वाला है, ये आपको भी पता है, बस सोसाइटी की बात है। और वहीं पे आप हर साल
32,500 रुपीज बचाने वाले, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ट्रैप नंबर 8, द इंडियन वेडिंग। और सर मैं अंदर से भरा हुआ हूं, इसके लिए भरा हुआ हूं। हर इंडियन दूसरी की शादी में जाके बोलते हैं कि देखो पैसे इतने खर्च कर दिए, मैं शादी करूंगा तो कितनी आसान करूंगा। और हर इंडियन यही सोचता है कि मैं शादी सिंपल करूंगा। करते 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 वो शादी सिंपल नहीं होती है, आपके सारे के सारे फंक्शन होते हैं। और अगर ये आपके साथ हुआ ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि सोशल प्रेशर ही इतना होता है एंड काफी हद तक इट्स अनअवॉइडेबल। इंडिया में इन 2024 वेडिंग इंडस्ट्री वाज मोर देन 10 लाख करोड़। एंड जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा बड़ा है, ये हमारी जीडीपी का 3% है। हमारी जीडीपी का 3% सिर्फ शादियों से आ रहा है सर, शादियों से। एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास की शादी ना कम से कम 15 से 35 लाख के बीच में होनी ही होनी है। और यही चीज टायर 1 सिटीज में 35 to 50 लाख के बीच में होती है। और बहुत बार इन शादियों के पैसे लोन से आते हैं, गोल्ड को गिरवी लेके, पर्सनल लोन लेके या रिलेटिव से पैसे लेके। मान लेते हैं 20 लाख रुपए की शादी है, अब वो जाते कहां है? वेन्यू में गए 3.5 लाख, केटरिंग में गए 3 से 4 लाख, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में गए 1 से 2 लाख, जिनका ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी शादी को ये एक बॉलीवुड फिल्म बना के छोड़ेंगे। डेकोरेशन 2 से 3 लाख, क्लोथ्स ज्वेलरी 3 से 5 लाख तो कहीं भी नहीं गए इसमें। फिर बैंड डीजे जो एंटरटेनमेंट की चीजें आती हैं 1 से 2 लाख तो बहुत आराम से निकल जाएंगे। इन्विटेशंस और मिसलेनियस चीजों में, रस्मों की चीजों में 1 से 2 लाख आप और आराम से बांध। और ये पूरा कितना हो रहा है? एक दिन एक रात में, और वो भी कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए। यहाँ पे ना एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आता है जो इंडिया में शादियों पे एकदम परफेक्ट बैठता है, कि जैसे ही किसी भी चीज पे शादी का लेबल लग जाता है उसकी प्राइस वैसे ही 10 टाइम्स हो जाएगी। वो फोटोग्राफर जो 25,000 में कहीं भी आ जाएगा फोटो खींचने के लिए, शादी की बात हो गई तो 1.5-2 लाख से कम नहीं लिया तो ना कट जाएगी। इसको बोलते हैं द वेबलिन प्राइसिंग। जब जो प्राइस आप पे करो ना वो खुद एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। और शादी इंडिया में स्टेटस सिंबल नहीं है तो है क्या? और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप शादी मत करिए, पूरे रस्मों के साथ, पूरी मोहब्बत से, पूरे प्यार से शादी करिए, बट कुछ रैशनैलिटी तो रखिए जो आप खर्चा कर रहे हैं। वो जो 20 लाख आप एक दिन में कुछ घंटों में उड़ा दोगे, उस 20 लाख से आपके घर की डाउन पेमेंट हो सकती है सर, एक इमरजेंसी फंड बन सकता है। ट्रैप नंबर 9, ब्रांड प्रीमियम। अब आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएंगे, आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं, जैसे एक ब्रांडेड टूथपेस्ट या एक स्टोर ब्रांड का टूथपेस्ट। ब्रांडेड टूथपेस्ट आपको मिलेगा 95 रुपीज का, जो स्टोर की इन हाउस ब्रांड होगी उसका टूथपेस्ट आपको मिलेगा 40 रुपए का। सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन वो भी सेम है, एंड ज्यादातर ये सेम फैसिलिटीज में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन पैकेजिंग अलग है, एडवर्टाइजिंग अलग है। अब दोनों में जो 55 रुपीज का फर्क है, वो 55 रुपीज गए कहां? हो गए मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, हो गए उस ब्रांड एम्बेसडर में, वो हीरो या क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन जिसकी फोटो लगी है उस टूथपेस्ट के डब्बे के ऊपर। प्राइवेट लेबल्स का जो मार्केट है ना वो अभी भी बहुत ज्यादा मैच्योर है। और एफएमसीजी गुड्स में जो ब्रांडेड प्रीमियम होता है ना वो कम से कम 30 to 100% तक होता है, एंड दैट टू जब प्रोडक्ट्स दोनों हेड टू हेड कंपेरेबल हो। आप खुद कंसिडर करिए, चाहे आप ग्रोसरीज ले लीजिए या मेडिसिन। एक जेनरिक पैरासिटामोल आपको एक गोली 12 रुपए की मिल जाएगी, वहीं क्रोसिन आपको 55 रुपए की मिलेगी। एक नॉर्मल पोछे का कपड़ा आपको कितना का मिलेगा, वहीं पे अगर स्कॉच प्राइड का पोछे का कपड़ा होगा तो उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है? एक फैमिली जो बहुत लेगेसी ब्रांड्स से शिफ्ट करके जेनरिक ब्रांड्स पे आती है ना, तो आसानी से महीने के 15 से 25,000 तो आप ऐसे ही बचा लोगे। ट्रैप नंबर 10, फास्ट फूड का ब्रोकन प्रॉमिस। अब फास्ट फूड का ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या था? ये अमेरिका से भी कॉन्सेप्ट आया तो क्यों शुरू हुआ? कि सस्ता है, फास्ट है और कन्वीनियंट है। 2015 में अगर आप मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर मील लोगे तो आपको 150 to 180 का पड़ जाएगा। यही चीज 2024 में एक सिंपल बर्गर मील इन मैकडॉनल्ड्स विल कॉस्ट अराउंड 350 to 400, नियरली 150% का इंक्रीज है। एंड दूसरी फास्ट फूड चेन में हम देखेंगे KFC, डोमिनोज, सबवे, सब ज्यादातर सेम ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं। और इसमें तो मैं कंसीडर भी नहीं कर रहा हूं ये फैक्ट कि ये खाना हेल्थ के लिए कितना ज्यादा खराब है। घर पे खाना आपको 4 to 5 टाइम सस्ता पड़ जाता है, या एक नॉर्मल या एक स्ट्रीट वेंडर जो एक हाइजीनिक तरीके से खाना बना रहा है वो आपको खुद 2 to 3 टाइम सस्ता पड़ जाएगा। ब्रांडेड फास्ट फूड में जो ज्यादा देते हैं वो है क्या? ब्रांड फेमिलियरिटी, एयर कंडीशनिंग और एक सोशल सिग्नलिंग जो इतने सालों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग से हमारे दिमाग में बैठ गई है। हफ्ते में आदमी 3 बार तो फास्ट फूड खा लेता है, और आप लगा लो हर मील का 300 रुपए, विच इज वेरी मिनिमल। तो एनुअली ये 46,800 रुपीज हो गए, और वही मील्स घर पे आपके 10,000 में आ जाएंगे। डिफरेंस है 36,800। और अगर आप वीडियो सोचते हुए ये सोच रहे हो कि यार गोयला टाइम किसके पास है, घर जाओ, खाना बनाओ, ये करो। सर जब पैसे बचाने की बात आती है ना तो प्लम्बर के 150 रुपए बचाने के लिए हम सामान खुद खरीद के आएंगे, रिक्शा से हम नेगोशिएट करेंगे 20 रुपए बचाने के लिए। बट जहां पे आपके 36,000 रुपीज बच रहे हैं हर साल, वहां पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल सकते, थोड़ा प्लान करने में, थोड़ा टाइम करने में। और अगर आपको रेजिस्टेंस आ रही ना, ये रेजिस्टेंस आपकी तरफ से नहीं है, आपको पता है लॉजिकली ये सही मूव है, आपकी हेल्थ के लिए बेटर है। ये रेजिस्टेंस इसलिए है बिकॉज ये ब्रांडिंग मार्केटिंग ने हम सबका दिमाग खराब कर दिया है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था और वही स्टोरी हर आदमी की है। सैलरी तो बढ़ रही है
बट सेविंग्स नहीं बढ़ रही हैं और इसका मैथ समझ ही नहीं आ रहा है। वो जो आदमी की मैं बात करूँ ना ही वो स्टूपिड था, ना ही वो रेकलेस था, वो सिंपली उस सिस्टम में फंसा हुआ है जो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है एंड थ्रोइंग वन ट्रैप एट अ टाइम। और इन 10 ट्रैप्स को आप देखेंगे ना तो इंडिविजुअली ये सब रीजनेबल लगते हैं, हर एक ट्रैप को मैं इंडिविजुअली डिफेंड कर सकता हूँ, बट कलेक्टिवली ये साल का 2 से 3 लाख रुपए बचाते हैं आपका। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए, फूड डिलीवरी एप्स यूज करना बंद कर दीजिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म यूज करना बंद कर दीजिए, LIC को अबैंडन कर दीजिए, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मैं बस ये बोल रहा हूं जब आपको डिसीजन लेते हैं ना, आई वॉन्ट यू टू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मैकेनिज्म समझ के लें, एक्सट्रैक्शन जो होगा वो देख के लें और फिर डिसाइड करें कि ये कॉस्ट आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं। और वो 2 से 3 लाख की जो सेविंग्स है एक बार अगर आपको दिखना शुरू हो गई ना, वो आपके लिए कंपाउंड होना शुरू हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो ने एक भी चीज सोचने के लिए मजबूर की तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आई एम होपिंग फॉर 2000 लाइक्स, क्योंकि जो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं ना वो शायद आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलने वाली। और ये जरूर याद रखिएगा कि जो शायद आप मिस कर जाते हो ना, वो अपॉर्चुनिटी आपके पैसे को भी मिस कर जाती है। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।